तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन सी को कंप्लीट किए हुए थे, तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए सेक्शन डी को हम निकाल चुके हैं। ठीक है, सेक्शन डी में क्या है ना कि टोटल आप लोग का 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 को बनाना होता है एग्जाम में। यहाँ पर हम टोटल 6 को ही बताएंगे, तो 4 को बनाना होता है। तो 5-5 नंबर का, तो 4 5 20 नंबर आप लोग का केवल सेक्शन डी में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में क्या बोल रहा है, तो 47 को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बता देते हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्या है ना कि क्वेश्चन नंबर 47 में आप लोग का सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रहेगा, यानी मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा। 47 नंबर में ही एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, तो हम क्या किए हैं कि पिछले 10-12 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का सारा, मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का पिछले 10-12 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा है सारा एक ही वीडियो में हम बता दिए, एक ही जगह लिख करके। ठीक है, फिर अगला मैक्सिमम मिनिमम से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 10-12 साल में एक जगह लिख के और हम एक वीडियो में बता दिए। ठीक है, समझा दिए वहाँ पर। फिर उसी तरह से शॉर्टेज डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया पिछले 10-12 साल में एक ही वीडियो में लिख करके और वहाँ पर हम बता दिए। ठीक है, उसी तरह से सब 20-20 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग जा करके देखिएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का भी बताए हैं, एलपीपी का भी बताए हैं और यहाँ पर एरिया बॉन्डेड का भी बताएं, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि पिछला मतलब प्रीवियस ईयर का रिपीट करता है कि नहीं करता है। पिछला बार जो बताए थे मैक्सिमम मिनिमम का 2 क्वेश्चन आ गया था और दोनों क्वेश्चन हम बताए थे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में था ही, तो इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन भी बताए थे और दोनों आ भी गया था एग्जाम। तो इसीलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर जरूर देखना है, उसका हम एक एक करके वीडियो बनाएं, इसका भी अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग, उसी तरह से। ठीक है, अब चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो हम ऊपर से थोड़ा स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा लॉन्ग बनेगा। ठीक है, 47 नंबर गिवन जो दिया गया है उसको यहाँ पर लिखते हैं। क्या दिया गया है कि 5x प्लस में 3y प्लस में z इज इक्वल टू क्या दिया गया 16। अगला दिया गया है 2x प्लस में y और प्लस में 3z बराबर में 19। अगला x प्लस 2y और प्लस में 4z बराबर में कितना है 25। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको चूंकि बनाने बोला है किसके मदद से, तो मैट्रिक्स मेथड। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, मतलब मैट्रिक्स मेथड। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा तभी ना। तो चलिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका होता है ax बराबर b। ax बराबर क्या होता है b, जहाँ ये क्या होता है, ये आखिर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा x के पहले वाला जो रहेगा ना, x के पहले उसको एक रो में लिखना है, मतलब एक कॉलम में। तो देखिए x के पहले क्या है 5, उसको सामने सामने मतलब लिखना है। x के पहले क्या है 2, x के पहले क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। y के पहले क्या है 3, तो यहाँ फिर बगल में लिखना है। y के पहले क्या है, कुछ नहीं तो 1 गुना में, कुछ नहीं तो यहाँ क्या है, मतलब y के पहले क्या है 2, फिर x z के पहले 1, z के पहले 3 और z के पहले क्या है 4 है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पर x है ना, तो x किसको बोलेंगे, तो x मतलब जितना वेरिएबल रहेगा, तो x y z मतलब 3 वेरिएबल है, तो यहाँ रखेंगे x फिर y फिर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। इक्वल टू क्या है b, तो b की जगह यहाँ पर रख दीजिए b, मतलब इक्वल के बाद वाला, तो इक्वल के बाद क्या है 16, 19 और 25, तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आइए, अब क्या करना होता है ना, हम लोग इस x y और z का मान चाहिए, यही तो निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो अगर इसका मान चाहिए, इसका मतलब इस x का मान चाहिए, x की जगह नहीं इतना रखें जी, तो मतलब इस x का मान चाहिए, तो इस x का मान कैसे निकलेगा आप सोचिए। इसको कुछ देर के लिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, तो इस x का मान कैसे निकलेगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा a इन्वर्स b। ठीक है, a इन्वर्स b। तो हमको चूंकि क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो निकालना क्या पड़ेगा a इन्वर्स b, तो पता है, तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो a इन्वर्स का कैसे निकालोगे, तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यही तो फॉर्मूला होता है a इन्वर्स का। तो चूंकि हम लोग को इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो हमको सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना होगा, फिर एडजॉइंट निकालना होगा, तो इसमें रख देंगे, इस फॉर्मूला में रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा a इन्वर्स निकल जाएगा। और जैसे ही a इन्वर्स निकलेगा तो इसमें पुट कर देंगे, तो a इन्वर्स और b को गुना करके x का मान आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग को अगर x का मान चाहिए तो a इन्वर्स पता होना चाहिए। तो a इन्वर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट की जरूरत है, तो डिटरमिनेंट निकालिए। तो ये का डिटरमिनेंट बोले या तो डेल बोले, बात बराबर। ठीक है, तो इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो इसको डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करेंगे r1 के लोग प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 5 उसके सामने रो कॉलम खत्म कर देंगे, तो बचेगा 1 3 2 4। तो यहाँ से केचिया गुना करना, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा 4, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, मतलब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हुआ 3 2 6। फिर माइनस में क्या है 3 है, उसके सामने रो कॉलम खत्म कर देंगे, तो
2 को 4 से गुना करेंगे 8, माइनस में 1 को 3 से तो 3, प्लस में 1, उसके सामने रो कॉलम खत्म कर देंगे 2 को 2 से 4, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 इंटू 4 में से 6 जाएगा -2, -3 इंटू 8 में से 3 जाएगा 5, और प्लस में 1 इंटू 4 में से 1 जाएगा तो 3। इसको सॉल्व करिए। 5 दूनी 10, माइनस में 15 और प्लस में 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, 15, 25, तो माइनस में 25 और प्लस में 3 क्या हो जाएगा माइनस में 22, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये इन्वर्स इज एग्जिस्ट, ये इन्वर्स इज एग्जिस्ट। हम लोग जानते हैं कि अगर 0 के बराबर रहेगा तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, 0 के बराबर नहीं रहेगा तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो डिटरमिनेंट नहीं निकलता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहता है तो डिटरमिनेंट निकलता है। खैर उतना नहीं समझिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन में आप लोग का जो एग्जाम में रहेगा उसमें डिटरमिनेंट कभी भी 0 के बराबर आएगा ही नहीं। अगर 0 के बराबर आ गया तो हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो डज नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्योंकि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो यहाँ पर गुना करने से को फायदा है नहीं है फायदा, मतलब तब एक्स का मान नहीं निकलेगा। तो आप लोग को अगर ये क्वेश्चन दिया है 5 नंबर में तो आप लोग समझिए कि उसका सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, तो इसीलिए वो 5 नंबर में दिया है। अगर 5 नंबर में दिया है और अगर 0 के बराबर आ गया तो हम लोग यहीं बोल देंगे कि आंसर नहीं निकलेगा। तो क्या वो 5 नंबर में क्यों दिया है, तो इसलिए डिटरमिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा जो एग्जाम में दिया रहेगा। तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, तो नाउ एडजॉइंट भी निकालना होता है ए इनवर्स निकालने के लिए। तो एडजॉइंट निकालने का सिंपल तरीका एकदम हम एक ही लाइन में बताएंगे। ठीक है, इसका 2 तरीका होता है, पहले माइनर निकालिए फिर कोफैक्टर निकालिए, फिर उसका क्या कर दीजिए तो मैट्रिक्स बनाइए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तब जाके एडजॉइंट निकलता है। लेकिन हम एक ही लाइन में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, सिंपल वे में। तो करना क्या होता है कि अल्टरनेट साइन देना होता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट, फिर यहाँ पर क्या हो जाए प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो ये हो गया। अब क्या करना होता है तो देखिए किस पोजीशन पर हम लोग लिख रहे हैं, 1 पोजीशन पर, A11 पोजीशन पर। तो यहाँ पर देखना मैट्रिक्स में देखना है। ठीक है, A11 पोजीशन पर इसके सामने रो और कॉलम को ढक देना है। तो बचेगा क्या 1 3 2 4, 1 को 4 से गुना करना है, इसको इससे गुना करना है और यहाँ पर लिख देना होता है। ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट को सॉल्व करके। तो 4 1 जा 4 और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 6। फिर उसी तरह से देखना है A12 पोजीशन पर लिखना चाह रहे हैं तो A12 पोजीशन को ढक देना है, मतलब A12 ये है, इसके सामने रो और इसके सामने कॉलम को ढकना है। तो 2 को 4 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, और माइनस में क्या हो जाएगा तो 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर यहाँ पर देखिए किस पोजीशन पर 1 के सामने कब पोजीशन, तो 1 के सामने इसे रो कॉलम खत्म कर देंगे। तो 2 को 2 से 2 2 जा 4, ऊपर मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो -1 1, यही ना होगा जी। फिर क्या लिख रहे हैं इसके सामने तो इसके सामने रो कॉलम खत्म, 3 को 4 से तो क्या हो जाएगा 4 3 12, माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2, यही होगा। थोड़ा फड़क में लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर सटा के नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 1 के पोजीशन पर, तो 1 के सामने रो, 1 के सामने कॉलम खत्म, 5 को 4 से 5 6 20, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो 20 माइनस में 1। फिर उसी तरह से 3 के सामने रो और कॉलम खत्म, 5 को 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या कर दीजिए 1 के सामने रो और कॉलम को खत्म करिए, क्योंकि 1 के पोजीशन पर लिख रहे हैं, 3 3 जा 9, माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 के सामने रो और कॉलम को खत्म कर दिए तो 5 3 जा 15, और माइनस में क्या हो जाएगा 2, तो 15 - 2। फिर उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 4 के सामने रो कॉलम खत्म कर दीजिए तो 5 1 जा 5, और माइनस में 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा। और देखिए इसका क्या करना है ट्रांसपोज, तो हम लोग का क्या आ जाएगा एडजॉइंट आ गया। देखिए हम लोग अभी तक क्या क्या किए, बीच वाला जो ब्रैकेट के बीच वाला है, ब्रैकेट के बीच वाला वो क्या है माइनर, प्लस माइनस निकाल दी, मतलब प्लस माइनस दे दिए अल्टरनेट, तो वो क्या हो गया कोफैक्टर, उसका ट्रांसपोज किए, मतलब कोफैक्टर हो गया उसका ट्रांसपोज किए तो क्या आ गया एडजॉइंट आ गया। मतलब हम लोग एक ही लाइन में क्या निकाल दिए एडजॉइंट निकाल दिए। तो अब आप बोलोगे कि एक ही लाइन में एडजॉइंट निकालने से नंबर कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा एकदम। हाँ, अगर केवल एडजॉइंट निकालने बोलेगा, केवल एडजॉइंट निकालिए तो आपको लॉन्ग मेथड से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें बोलेगा तो आप लोग को क्या निकालना है सिंपल वे में निकालना है इसी तरह से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 4 में से 6 जाएगा तो माइनस में 2, तो -2 लिखिए। 8 में से 3 जाएगा तो 5, लेकिन बाहर में माइनस है तो माइनस में 5। 4 में से 1 जाएगा तो 3, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, आगे में माइनस है तो -10, 20 में से 1 जाएगा तो 19, 10 में से 3 जाएगा 7, लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस में 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 9 में से 1 जाएगा 8, 15 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 13, लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस में 13।
5 में से 6 जाएगा तो माइनस में 1। तो किसी के आगे अगर प्लस है तो प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस रहेगा तो लिखना पड़ता है उसका ट्रांसपोज। तो इसको क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मतलब जो सूतल है ना ओकरा खड़ा करना है, मतलब R1 को C1 बनाना है, R2 को C2 बनाना है, R3 को C3 बनाना है, ठीक है। तो माइनस में 2 ये सब तो आप लोग जानते हो, और यहाँ पर 3। फिर इसको क्या कर दीजिए, C2 बना दीजिए। 19 माइनस में 7 सोया है उसको खड़ा कर दीजिए। 8 माइनस में 13 और क्या हो जाएगा फिर, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1। यही ना होगा जी, यही होगा, इसका क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करना है, तो देखिए हम लोग को क्या हो गया कि ए इन्वर्स निकालना है ना, तो डिटर्मिनेंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट भी निकालनी है, डिटर्मिनेंट भी निकालनी है। इसमें क्या कर देते हैं कि इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए इन्वर्स ना हो तो देयरफॉर ए इन्वर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना आया है, देखिए तो यहाँ पर माइनस में 22 और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कितना है वहाँ पर रख दीजिए, माइनस में 2 माइनस में 10 8 माइनस में 5 19 और माइनस में 13 3 माइनस में 7 और क्या है माइनस में 1। ये होगी हम लोग का, ठीक है। अब देखिए आप चाहो तो यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्वांटिटी जो रहेगा मतलब डिटर्मिनेंट जो रहेगा उसका वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है। अगर कर दोगे ना तो आगे जा करके दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, माइनस को चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होता है, तो उस समय आप दिक्कत हो जाएगा, ठीक है आपको। तो चलिए अब क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग का सब यही क्लियर करवाता है कि ए इन्वर्स आ गया, तो बी से गुना करेंगे तो एक्स का मान नहीं आएगा, तो आएगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम वन, ठीक है। 1 से क्या हम लोग को पता चला कि एक्स बराबर ए इन्वर्स बी, ठीक है। एक्स बराबर ए इन्वर्स बी, तो एक्स का मान पता है। एक्स किसको बोलते हैं, कैपिटल एक्स मतलब वेरिएबल को, तो एक्स वाई जेड हो गया इज इक्वल टू ए इन्वर्स अभी हम लोग निकाल के रखे हुए थे, तो 1/22 इंटू में चलिए रख दीजिए माइनस में 22, यहाँ पर माइनस है ना, और माइनस में 10 8 फिर माइनस में 5 19 और माइनस में 13। इसको बनाने से एक फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि आप एग्ज़ाम में ही पता कर सकते हो कि मेरा 5 नंबर आने वाला है कि नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ बी का मान पुट कर दीजिए, बी का मान पुट करिए। बी किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, इक्वल के बाद वाला। तो इक्वल के बाद वाला क्या है 16 19 और 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 19 और यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई एकदम बढ़िया से करना होता है, ठीक है। माइनस में 1/22, यहाँ पर गलत करोगे तो यही नंबर कटेगा। अब देखिए कि इसको गुना करना है, गुना कैसे करोगे, तो गुना कैसा करना है, ठीक है। गुना कैसे करना है, यहाँ पर शायद दिक्कत है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पर क्या लिख दें 22, तो यही सब गलती होता है, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में आप लोग को एकदम बढ़िया से लिखना होता है। अब चलिए क्या करें, तो इसको गुना करना है, तो फर्स्ट रो को उठाना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता है या नहीं आता है, तो हम यहाँ पर सिखा देंगे। इस लड़का वाला ग्रुप को उठाना है और लड़की वाले के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। किस प्रकार से, तो पहलका को पहलकी के साथ, तो मतलब -2 को 16 के साथ गुना करोगे तो माइनस में 32 ये ना होगा, और फिर प्लस दूसरका को दूसरकी के साथ, तो -10 को 19 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होता है फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पर -10 को 19 से गुना करोगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर माइनस दोगे, माइनस में 190। फिर तीसरका को तीसरकी के साथ, तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 25 को 8 से गुना करोगे ना, 25 को 8 से, तो हम यहाँ पर गुना करते हैं 25 8 8 25 40 की 0 बाकियत में 4 8 दूनी 16 और 4 20, मतलब 200 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब पहलका को पहलकी के साथ करना है, पहलका को पहलकी के साथ 16 25 80, प्लस होता है बीच में, कोई दिक्कत। दूसरका को दूसरकी के साथ, तो क्या हो जाएगा 19 को 19 के साथ, तो 19 को 19 के साथ गुना करोगे मतलब 19 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 9 का स्क्वायर मतलब 81 के 1 बाकियात में 8, 9 दूनी 18 और 8, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 के 6 बाकियात में 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 हो जाएगा, मतलब 361 होगा, ठीक है। और -13 को किससे गुना करना है, तीसरका को तीसरकी के साथ, तो माइनस में हो जाएगा, बीच में होता है प्लस, लेकिन गुना करोगे तो माइनस में आएगा। तो 25 को 13 से गुना करना है, 25 को 13 से, आपको यहाँ पर गुना नहीं करना होता बगल में, ठीक है। गुना करिए 5 ये 15 5 बाकियत 1 5 मतलब 3 दूनी 6 और 5 11 और 1 12 2 बाकियत 1 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 325 होगा, ठीक है। अब तीसरा रो को उठाइए और पहला कॉलम के साथ पहलका को पहलकी के साथ 16 3 48, बीच में होता है प्लस, लेकिन यहाँ गुना करोगे तो हो जाएगा माइनस। दूसरका को दूसरकी के साथ गुना करोगे
तो 19 के 7 से गुना करोगे 9 7 63 के 3 बाकी में 6 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा जी 13 ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 133 और फिर -1 को किससे गुना करोगे 25 से, तो माइनस में 25 ही रहने वाला है, कोई दिक्कत। तो अब क्या कर दीजिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है XYZ बराबर यहाँ पर क्या है -1 देखिए माइनस को ऊपर लिखें नीचे लिखें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। इसको सॉल्व करिए तो देखिए सॉल्व कैसे करोगे एकदम बढ़िया से। 200 में से माइनस है तो 200 में से 190 जाएगा तो क्या बचेगा 10 और 10 में से -32 करोगे। 10 में से क्या करोगे -32, जैसे यहाँ पर 10 में से -32 करोगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 32 जाएगा तो -22 हो जाएगा, ठीक है। -22 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -22। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करना है अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। 361 में 25 जाएगा तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना होता है कि माइनस वाला जोड़ लीजिए, ठीक है। 361 और माइनस वाला अगर जोड़ोगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 और 0 5 हो जाएगा, फिर 8 और 2 10 के 0 बाकी हाथ में 1 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर माइनस में 405, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए तो घटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या ये बड़ा है माइनस, इसमें से वो घटाएंगे तो 5 में से 1 4, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4। अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 3 में से 3 0, तो यहाँ पर लिखें या ना लिखें। तो मतलब बड़ा का चेन माइनस है तो इसलिए माइनस में क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो माइनस में 44 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे किसका इसका तो क्या आएगा देखिए तो 48 को हम लोग बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें इसको घटा दीजिए तो माइनस प्लस होता है तो जोड़ेगा ही। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 1 है तो 1 रहेगा ही रहेगा। तो माइनस में 158 और प्लस में 48 तो घट जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो माइनस में 110, माइनस में क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर दीजिए इसको सोल्यूशन कर दीजिए। माइनस है तो माइनस को अंदर कर दीजिए या तो फिर डायरेक्ट -1/22 को यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ध्यान देना है माइनस प्लस हो जाएगा। अब 22 इंटू में करना है -1/22, तो यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा और 22 कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या आएगा तो 1 ही आएगा। उसी तरह से यहाँ माइनस कट जाएगा, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा और 22 मतलब 44 अपन में क्या होगा 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। उसी तरह से माइनस खत्म हो जाएगा, 110/22, तो यहाँ पर करके देखते हैं 110 और बटे में 22, तो 22 5 आएगा शायद, 22 5 आएगा 110, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ से कंपेयरिंग कर दीजिए तो 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, बोल रहा दोनों इक्वल है, तो इक्वल कब होता है जब उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वेट। तो x = 1, y = 2, z = 5, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। लेकिन हम लोग को चेक कर लेना क्या मेरा आंसर सही आया है गलत आया। तो कैसे चेक करोगे, तो ये जो वैल्यू आया ना उसको इक्वेशन में डालना है, कोई भी इक्वेशन में डाल देना है, ठीक है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो जो सोल्यूशन आया वो सही है, तो हम लोग का x का मान कितना आया था, x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 5, तो इसमें रख देते हैं। तो 5 × 1 + 3 × 2 और प्लस में z की जगह 5, क्या देखते हैं 16 आता है, 5 एकम 5 प्लस में 3 दूनी 6 प्लस में 5 5 5 10 और जो 16 क्या आ गया राइट साइड वाला। तो मतलब मेरा जो सोल्यूशन आया वो एकदम एक्यूरेट आया, मतलब एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 48। नेक्स्ट क्वेश्चन आई क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए x³ - 3x प्लस में 3 दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं जो दिया गया। तो कभी कभी क्या करता है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर दिया गया रहता है, और यहाँ पर देखिए f(x) बराबर नहीं लिखा हुआ, केवल फंक्शन दिया। तो हम लोग अपने से लेट कर लेंगे, अपने से क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 लेट f(x) बराबर x³ और माइनस में 3x और प्लस में 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अगर f(x) दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो अपने से लेट कर लेंगे। अब क्या करना होता है, चाहे मैक्सिमम मिनिमा रहे चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहे, f(x) निकालना होता है। पिछले वीडियो में भी बताए थे हम। तो इसका क्या करना है, f(x) मतलब डिफ्रेंसिएशन। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, तो x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक ही फॉर्मूला यूज होता है, x के पावर n का n x के पावर n - 1, ठीक है। मतलब पावर को उतार के पावर में 1 कम। तो यहाँ पर 3 है तो 2 हो जाएगा, माइनस में 3 कांस्टेंट है, मतलब पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 को आगे में गुना किए तो 3 ही आया। अब पावर 0 हो जाएगा तो किसी की पावर 0 1, मतलब 3 × x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे 1 होगा। तो 1 को गुना में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3x² माइनस में 3। अब क्या करना होता है कि f(x) को 0 से इक्वेट करेंगे, f(x) को क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे।
कोई दिक्कत? मतलब सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालिए, उसको जीरो से इक्वेट करिए। तो जीरो से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा? एफ डेस एक्स क्या है? एफ डेस एक्स बराबर यही है 3x² माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। 3 को कॉमन लेके ध्रुवीय तला में बहा दीजिए। तो यहाँ पर 3 अगर कॉमन आएगा तो बचेगा क्या? x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 को इधर बहा दीजिए तो हो जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो प्लस में 1। तो देयरफॉर यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत x बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस 1, यानी एक बार प्लस भी आ गया माइनस आ गया। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 x बराबर 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है? तो अब एफ डबल डैश एक्स निकालना होता है। तो नाउ एफ डबल डैश एक्स निकालना होता है। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स मतलब क्या है? एफ डैश एक्स को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एफ डैश एक्स क्या है? 3x² माइनस 3। अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है तो पावर वाले उतार के आगे में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 क्या हो जाएगा? 6 और इंटू में x और माइनस में 3 तक कॉन्स्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा? 0। तो 0 को क्या करेंगे? लिखें या ना लिखेंगे को फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में आ तो फिर माइनस में। ठीक है, तो अब क्या करना होता है? तो अब एफ डबल डैश एक्स में रखना है जो मान आया उसको रखना होता है। ठीक है, तो क्या है? 1। तो एफ डबल डैश एक्स में क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 1 यानी 6। तो क्या ये पॉजिटिव में आया ना? तो अगर पॉजिटिव में आया तो ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम पॉइंट नहीं है। क्या है? मिनिमम पॉइंट। तो याद रखिएगा यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। अगर एफ डबल डैश एक्स में 1 रखने के बाद अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब 0 से अगर बड़ा आ गया तो ये मिनिमम पॉइंट होता है। कौन? तो 1। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 1 इज मिनिमम पॉइंट। 1 इज मिनिमम पॉइंट। 1 इज क्या हो जाएगा? मिनिमम पॉइंट। अब क्या करना है? 1 रखें तो मिनिमम पॉइंट आ गया। अब हम लोग क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। तो अब रखिए एफ डबल डैश एक्स में क्या रखिए? -1। किस में? एफ डबल डैश एक्स में। तो यहाँ पर रखेंगे अगर -1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स की जगह -1 आएगा। तो -1 अब बराबर माइनस में 6 आया, मतलब नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा आया। तो अगर नेगेटिव आया तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? मैक्सिमा पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट है। अगर नेगेटिव आ गया तो अगर नेगेटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो ये क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो देयरफॉर -1 इज मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब क्या करना है? तो अब नाउ या तो हैंस एफ एक्स इज मैक्सिमम वैल्यू। एफ एक्स इज मैक्सिमम वैल्यू कब? एट एक्स इक्वल टू किस पर देगा? एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू किस पर देगा? तो मैक्सिमम पॉइंट जो रहेगा मैक्सिमम पॉइंट। तो 1 क्या है? मतलब मिनिमम पॉइंट, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट कौन है? -1। तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू -1 पर क्या है कि फंक्शन क्या है? तो मैक्सिमम फंक्शन है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, किस पर? एट एक्स इक्वल टू -1 पर। तो रख दीजिए, किस में रखना है? एफ एक्स में रखना है, क्योंकि एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह पर रख दीजिए एफ एक्स। तो एफ एक्स नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? -1। तो यहाँ पर -1 रखिए। तो देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ x आया, लेकिन यहाँ पर -1 रखोगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में 3 इंटू में -1 और प्लस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिए तो -1 का क्यूब यानी -1 -3 इंटू -1 माइनस प्लस में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा? 3 3 3 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। मतलब 5 हमारा क्या आ गया? मैक्सिमम वैल्यू। एंड एफ एक्स इज, या तो एफ एक्स लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। एफ एक्स इज मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम एफ एक्स इज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू किस पर? तो 1 पर। 1 पर क्या देगा? मिनिमम। क्यों? क्योंकि 1 इज द मिनिमम पॉइंट। तो 1 पर क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। तो रख दीजिए एफ में कितना? 1। तो इसमें 1 रखोगे अगर, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर इसमें 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब -3 इंटू 1 और प्लस में 3। तो 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 1 प्लस 3 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जैसे ही सॉल्व करोगे ना तो 3 विथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1। तो 1 यहाँ पर क्या हो गया? हम लोग का मैक्सिमम मतलब मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 5। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब आइए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। मतलब ये जो 2 वेक्टर इक्वेशन दिया गया ना, इसके बीच हम लोग को क्या करना है? तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करता है कि वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ रहता है, कभी कभी क्या करता है कि कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया रहता है। ठीक है, तो हम वेक्टर का केवल फॉर्मूला याद करेंगे। अगर कार्टेशियन में दे भी देगा तो हम उसको क्या करते हैं कि कार्टेशियन
का अगर दिया रहेगा तो उसको वेक्टर में चेंज कर देते हैं ताकि हम लोग फॉर्मूला से बचे, ठीक है। मतलब अगर कार्टेशियन में दिया है फिर भी उसको वेक्टर में बना दीजिए, यानी चेंज कर दीजिए और फिर वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये वो होता है कॉन्सेप्ट, वो हम बताए हैं जब हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस का एक ही वीडियो में बताए हैं जो प्रीवियस ईयर वाला, उसमें हम बहुत अच्छा से डिटेल में बताएं, ठीक है। तो आइए 49 नंबर, ठीक है। क्या दिया गया, आर वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर, मतलब वेक्टर नहीं कैप और प्लस में के कैप, ठीक है। प्लस में मी इंटू आई कैप माइनस में जे कैप और प्लस में क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये हो गया आर। अगला वेक्टर दिया गया क्या, 2i कैप माइनस में जे कैप और माइनस में के कैप है और प्लस में लैम्बडा टाइप्स ऑफ 2i प्लस में जे और प्लस में क्या है 2k, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। देखिए तो देखिए आप लोग अगर बनाओगे ना तो एक बार मिला के देख लेना कहीं गलत नहीं लिखा गया। अगर गलत अगर लिखाया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर 5 नंबर गया। तो इसीलिए अब हेयर, यहाँ पर हेयर सबसे पहले अगर शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया रहेगा तो 2 टाइप का होता है, या तो पैरेलल रहेगा या तो विदाउट पैरेलल। तो चेक करना है, कैसे चेक करोगे, तो पैरेलल का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अगर ये बराबर हो गया, अगर पैरेलल हो गया तो दूसरा फॉर्मूला, अगर पैरेलल नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर बराबर करिए तो a1/a2, तो a1 किसको बोलते हैं, आई के पहले वाला क्या है 1, यहाँ आई के पहले वाला क्या है 2, तो a1/a2 बराबर b1/b2, तो देखिए यहाँ -1 है, बाय b2 की जगह क्या है तो 1 है। तो देखिए बराबर नहीं हुआ, तो अगर ये दोनों बराबर नहीं तो अगला बराबर भी होके क्या करेगा, पैरेलल तो है नहीं। अब जब पैरेलल नहीं है, जब पैरेलल क्या है नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हेयर ए वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर क्या है, तो जो कांस्टेंट के पहले रहेगा ना उसको ए वेक्टर बोलेंगे, लेकिन ये पहल का लाइन है तो इसलिए a1 वेक्टर, ठीक है। आई प्लस 2j और प्लस में क्या के, ठीक है। प्लस नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला b1 वेक्टर, b1 वेक्टर किसको बोलेंगे, तो कांस्टेंट को जो बाद में रहेगा, कांस्टेंट के बाद में क्या है आई माइनस में जे और प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। a2 वेक्टर, 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरा का लाइन है। ये वेक्टर मतलब क्या, लैम्बडा के पहले वाला ये बोलते हैं। इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, मतलब वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, यही तो होता है जी। तो पहल का लाइन है तो a1 b1, दूसरा का रहेगा a2 b2, तो वही काम कर रहे हैं। तो a2 ये है तो 2i माइनस में जे और माइनस में के। b2 वेक्टर क्या है, b2 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर है 2i कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 2k कैप। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अब वी नो दैट हम लोग जानते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और बाय में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। आखिर हम लोग फॉर्मूला क्यों लिख लिए, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लिखने से ये पता चल जाता है कि आखिर हम लोग को निकालना क्या क्या है। अगर मान लीजिए फॉर्मूला नहीं लिखे रहते, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या निकाल के बैठ जाते, कुछ पता चलता नहीं, पता चलता। तो इसीलिए याद रखना है, पहले फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखने से पता चल गया कि क्या क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए। b1 क्रॉस b2 क्या करिए, निकाल लीजिए। तो b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू, क्रॉस कैसे निकालते हो, तो आई जे के क्रॉस मतलब डिटर्मिनेंट, b1 पहले है तो b1 में देखना आई के पहले वाला 1, जे के पहले वाला -1, के पहले क्या है 1। फिर उसी तरह से b2 है तो b2 वेक्टर देखना आई के पहले वाला, जे के पहले वाला, के पहले वाला क्या है 2। इसको सॉल्व कर दीजिए एक्सपेंड करके, r1 के लूँ प्लस माइनस प्लस, तो आई उसके सामने रो कॉलम को ढक देंगे तो क्या बचेगा -1 1। इसको सॉल्व करिए, -1 को 2 से -2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में जे, उसके सामने रो कॉलम खत्म, 1 को 2 से 2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में 2, और प्लस में क्या हो जाएगा के, उसके सामने रो कॉलम खत्म, 1 को 1 से 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, लेकिन माइनस गुना करोगे तो यहाँ -2 आएगा, तो माइनस +2। तो इसको सॉल्व कर दिए, माइनस में 3i और 2 - 2 यानी 0, तो किसी का 0 लिखें, 0j लिखें या तो +0j लिखें, बात बराबर है। प्लस में 3k, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चूंकि ये वाला तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड का भी ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं क्या, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। चलिए आई के पहले वाला मतलब -3 का स्क्वायर प्लस जे के पहले वाला, तो ये माइनस क्या है उसका बाप का, माइनस बाहर नहीं छोड़ना, ठीक है, बीच में प्लस ही होगा, प्लस जे के पहले वाला मतलब 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18। इसको अगर तोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है 18, तो देखिए तो 2 9 18
3 3 हो, देखिए 3 डबल बार है तो एक बार बाहर लिखेंगे 3√2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये तो निकल गया। अब क्या चाहिए, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये एंड A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर, ठीक है, A2 है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। A2 वेक्टर माइनस, तो A2 क्या है, तो यहाँ पर देखिए A2 वेक्टर है क्या है, तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 2i माइनस जे माइनस के, तो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप A2 वेक्टर और माइनस में A1 वेक्टर, तो माइनस पूरे में जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, i प्लस 2j और प्लस में k, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 2i माइनस जे और माइनस में k, माइनस सभी के साथ जाएगा तो माइनस i माइनस 2j और माइनस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, 2i में से i जाएगा तो क्या बचेगा i माइनस जे और माइनस 2j, तो क्या हो जाएगा माइनस में 3j माइनस k और माइनस k क्या हो जाएगा माइनस में 2k। तो ये हो गया हम लोग का A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब देखिए सारा डाटा हम लोग को पता चल चुका है तो इसमें पुनः पुट कर देंगे, तो हैंस शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो B1 क्रॉस B2, तो देखिए B1 क्रॉस B2 अभी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है 3i माइनस 0j प्लस 3k, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 3i प्लस 0j और प्लस में 3k। आप बोलोगे कि माइनस में क्यों नहीं लिखे, तो माइनस 0 के आगे माइनस लिखे प्लस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, क्या है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 2k कैप, यही ना, और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड किसका B1 क्रॉस B2 का, तो यहाँ क्या आया 3√2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर। तो देखिए यहाँ पर मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए तो ये सब बात याद रखना होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद किए होंगे तो वहाँ पर पता चल गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। डॉट कैसे निकालते हैं, i 1 j 1 k 1, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वो टाइप का, तो i वाला i के साथ गुना करना है तो माइनस में 3 प्लस j वाले j के साथ, तो यहाँ पर माइनस मतलब 0 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 लिखे हैं तो माइनस 3 को 2 से, तो माइनस में क्या हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाय 3√2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 6 और 3 9, क्या हो जाएगा माइनस में 9 और बाय 3√2 कटेगा क्या 3 3 जा 9 कट गया, तो क्या बचा 3/√2। ठीक है, यहाँ पर -3 बचा और चूंकि यहाँ पर मोड लगा हुआ है तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव में होगा, तो 3/√2 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप लोग रेशनलाइज करना चाहो तो आप कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√2 और बाय में √2 से गुना भाग करना होता है, तो 2, ये हो गया हम लोग का यूनिट आंसर। यूनिट्स लिखना है यहाँ पर, यूनिट्स मतलब क्या सेंटीमीटर मीटर कुछ हम लोग को पता है क्या, नहीं है पता, लेकिन डिस्टेंस का तो यूनिट होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर यूनिट लिखना होता है। ठीक है, ये लिखना नहीं भूलना है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, 50 में बोल रहा है ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, मतलब 52 पत्ता वाला गड्डी में से एक पत्ता क्या हो जाता है खो जाता है, मतलब लॉस्ट कर जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, मतलब कौन खोया सो नहीं बताया है, बोल रहा है अगला बोल रहा है कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, और बचा हुआ पत्ता में से क्या हो जाता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, मतलब 2 पत्ता निकाला जाता है बचा हुआ पत्ता में से। ठीक है, एंड आर फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड, और पाया जाता है कि दोनों क्या है कि डायमंड है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, और पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता, मतलब खोया गया पत्ता क्या है डायमंड ही होगा। ठीक है, निकाला नहीं, खोया गया पत्ता डायमंड ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए ये कार्ड फ्रॉम ये पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, तो याद करिए लॉस्ट मतलब क्या, या तो डायमंड खोया होगा या तो डायमंड नहीं खोया होगा, तो यहाँ पर 2 संभावना बन रहा है। ठीक है, तो पहला इवेंट्स यहाँ क्या हो जाएगा 50 नंबर। ठीक है, तो पहला इवेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। ठीक है, डायमंड खोया होगा या तो डायमंड नहीं खोया होगा, तो E2 क्या हो जाएगा लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज क्या हो जाएगा लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, मतलब डायमंड खोया भी होगा नहीं भी खोया होगा, तो यहाँ पर 2 इवेंट हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना होता है E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब क्या लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, तो याद करिए अगर लॉस्ट कार्ड इज डायमंड मतलब डायमंड कितना होता है 13 को, तो अगर डायमंड खोया होगा तो इन्हीं 13 में से एगो खोया होगा, तो 13 और बटे में नीचे टोटल लिखा जाता है, तो टोटल पता कितना होता है 52, तो टोटल 52, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब क्या बोल रहा है लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, तो अगर खोया हुआ पता डायमंड नहीं होगा,
खोया हुआ पता क्या होगा, डायमंड नहीं होगा। तो याद करिए, अगर डायमंड नहीं होगा तो डायमंड को छोड़ के कितना होता है 39, डायमंड कितना होता है 13, तो डायमंड को छोड़ के 39 में से कोई भी एक को खो गया होगा। तो याद करिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 39/52। मतलब अगर डायमंड खोया होगा तो इन्हीं 13 में से एक को खो गया होगा, तो 13/52। अगर डायमंड नहीं खोया होगा तो 39 में से एक को खो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या किया जाता है, अब क्या किया जाता है कि 2 को निकाला जाता है। ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, मतलब 2 को निकाला जाता है। बोथ कार्ड्स आर डायमंड, बोथ कार्ड्स आर डायमंड, मतलब 2 पत्ता निकाला जाता है। अब हम लोग को क्या निकालना है कि जैसे ये लिखे तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 होगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा पढ़ने का तरीका। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मतलब क्या, E1 हो चुका है तब A का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, E2 हो चुका है तब A का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मतलब क्या, E1 हो चुका है, E1 हो चुका है मतलब यहाँ पर देखिए लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, मतलब डायमंड खो चुका है। डायमंड क्या हुआ, हो चुका है, खो चुका है। तो याद करिए आप 12 बचले हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब E1 हो चुका है तब A का प्रोबेबिलिटी, मतलब E1 हो चुका है मतलब डायमंड खो चुका है। तो डायमंड अगर खो चुका है तो 12 को बचा है। अब 12 को बचा है तो क्या बोल रहा है, अगर E1 हो चुका है मतलब डायमंड खो चुका है तब ये निकालना है, मतलब बोथ कार्ड है डायमंड, मतलब डायमंड खो चुका है तो बोल रहा है कि 2 को कार्ड निकालना है और दोनों क्या है तो डायमंड। मतलब अगर डायमंड खो चुका है तो फिर से डायमंड निकालने जाओगे तो अब डायमंड कितना बचा है, 12 बचा है। मतलब अब 12 में से कोई निकलेगा तो 12 बटे में क्या हो जाएगा 51, क्योंकि एक निकल चुका है, 51 ही रहेगा। फिर से एक बार बताते हैं, बोथ कार्ड है डायमंड। E1 मतलब हो चुका है, मतलब लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, मतलब डायमंड खो चुका है। तो डायमंड अगर खोया होगा तो 12 को बचा हुआ होगा डायमंड, और टोटल कितना बचा हुआ है 51। अब क्या करना है, तो अगर डायमंड खो चुका है तो अब फिर से निकालने जाओगे तो अब 12 बचल है, तो 12 और बटे में टोटल कितना बचल है 51, तो 12/51 होगा। अब एक बार और निकालना है। एक्चुअल में यहाँ कम्बिनेशन लगाया जाता है, लेकिन हम कम्बिनेशन से आपको बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा जोर शोर से ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक पत्ता और निकालना है, एक पत्ता और निकालना है किसका, डायमंड का। तो अब जब एक पत्ता निकाल लिए, 12 में से एक निकाल लिए, तो अब कितना बचा, 11 को बता, और फिर क्या बचेगा ये, तो 50 को बचेगा। जब एक पत्ता यहाँ पर निकाले 12/51 हो गया। अब एक पत्ता और जब निकालने जाओगे तो अब बचेगा 11 को डायमंड, और टोटल कितना बचेगा तो 50। तो ये हो गया। फिर से एक बार बता देंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मतलब क्या, E2 हो चुका है, E2 हो चुका है मतलब क्या, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, मतलब डायमंड खोया नहीं है। डायमंड क्या है कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, मतलब डायमंड नहीं खोया है, तब ये बोल रहा है, मतलब डायमंड नहीं खोया है, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, तब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब E1 हो चुका है तब ये पूछ रहा है, मतलब लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, मतलब डायमंड नहीं खोया है, तब बोल रहा है कि डायमंड निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो अगर डायमंड नहीं खोया है तो डायमंड नहीं खोया तो अभी भी डायमंड 13 को बचले हैं, तो इन्हीं 13 में से एक को निकालेंगे, तो 13 बटे में टोटल कितना हो जाएगा 51, 52 नहीं, क्यों, क्योंकि अगर डायमंड नहीं खोया लेकिन एगो तो खोया है ना जी, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। तो अगर डायमंड नहीं खोया लेकिन फिर भी तो एक कार्ड खोया है, तो अभी 51 को बचेगा। 13 को तो भले डायमंड 13 को बचले है लेकिन एगो तो खो गया है, तो इसलिए यहाँ पर 51 रहेगा। और इनटू में फिर से एगो निकालने जाओगे तो याद करिए, आप फिर से निकालने जाओगे तो यहाँ 13 में से 12 को डायमंड बचेगा, और टोटल कितना बचेगा 51 को नहीं 50 को, क्योंकि एगो यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं एगो। ठीक है, तो अब जब निकालने जाओगे तो 12 और बटे में क्या हो जाएगा 50। मतलब एक बार और फिर से समराइज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैसे निकालेंगे, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, मतलब 13 में से एगो खोया होगा तो 13/52, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, तो अगर डायमंड नहीं खोया होगा तो पक्का 39 में से एगो कोई खोया होगा डायमंड को छोड़ के, तो 39/52। बोल रहा है 2 पता निकाला जाता है, बोथ कार्ड आर डायमंड, मतलब 2 को निकाला जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 लिखते हैं। जैसे A/E1 लिख दिए, A/E2 लिख दिए, अब यहाँ पर निकालना है, कैसे निकालोगे, E1 पढ़ने का तरीका, A/E1 मतलब E1 हो चुका है तब ये पूछ रहा है, तो E1 हो चुका है मतलब क्या, मतलब लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, मतलब डायमंड खो चुका है। तो अगर डायमंड खो चुका है मतलब अब डायमंड 12 बचल है, और टोटल कितना बचल है 51, क्योंकि डायमंड अगर खो गया है तो टोटल में भी तो एगो खो गया है, मतलब टोटल अब 51 को बचल है। अब तब ये निकालने बोल रहा है, मतलब यहाँ पर अगर डायमंड खो चुका है तब ए का पूछ रहा है, मतलब तब जाके 2 को डायमंड निकालना है। तो अगर डायमंड खो चुका है तो अब जब डायमंड निकालने जाओगे तो बचल कितना है 12 को, तो यहाँ पर 12 और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में 51 होगा, क्योंकि एगो खो चुका है पहले ही,
तो 12/51। अब यहाँ चूंकि भाई बोथ कार्ड और डायमंड मतलब 2 को निकालना है, ठीक है। तो अब जब फिर निकालने जाओगे ना तो अब 11 को बचल रहेगा और यहाँ पर टोटल कितना बचल रहेगा 50 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/50। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, A/2 मतलब क्या E2 हो चुका है तब ये की प्रैक्ट E2 हो चुका है मतलब क्या लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, मतलब डायमंड नहीं खोया है, डायमंड नहीं खोया तब डायमंड निकालने बोल रहा है। अगर डायमंड नहीं खोया है और तब डायमंड निकालने बोलेगा तो डायमंड 13 को बचले है, 13 और बटे में 51 क्यों, क्योंकि डायमंड नहीं खोया लेकिन 39 में से एगो खोया है, तो टोटल कितना बचा हुआ 51, लेकिन 39 में से एगो खोया है, डायमंड नहीं खोया है, तो डायमंड और बटे में 51 और इंटू में क्या हो जाएगा। तो अब जब फिर से निकालने जाओगे तो अब डायमंड 12 को बचेगा, तो 12 और बटे में टोटल कितना बचेगा 50। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब बाय बेस थ्योरम, BAYS बेस थ्योरम, ठीक है, बेस थ्योरम। हम इसको कम्बिनेशन से बचाना चाह रहे थे इसीलिए इतना ज़्यादा मेहनत लगा, लेकिन तो वैसे हम कम्बिनेशन यहाँ डायरेक्ट लगा देते कि देखिए 12 से 2 मतलब 12 में से 2 को निकालना है, 13 से 2 मतलब 13 में से 2 को निकालना है, तो ये तो सिंपल हो जाता। तो इसीलिए हम यहाँ पर कम्बिनेशन से आप लोग को बचाना चाह रहे थे, ठीक है। बाकी आइए अब यहाँ बाय बेस थ्योरम लगाइए। बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इसी दोनों में से एगो पलटता है, प्रोबेबिलिटी A/E2 या तो मतलब A/E1 या तो A/E2, इन्हीं दोनों में से एगो पलटेगा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। लेकिन पलटेगा कौन, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, तो क्या E1 मतलब E1 वाला पलटेगा, E वाला पलटेगा, तो क्या हो जाएगा E1 और बाय में ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो ऊपर में रहेगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ये लिखना है, और नीचे में टोटल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस होगा बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा A/E2, ठीक है। तो ये हो जाएगा A/E2, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आप वैल्यू को पुट कर दीजिए आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब E1 कितना है 13/52, तो यहाँ पर रख दीजिए 13/52 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इतना टोटल है, तो यहाँ पर टोटल रखिए 12/51 और इंटू में 11/50 डिवाइडेड बाय E1 इंटू A/E1, तो ऊपरे वाला डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, तो 13/52 इंटू 12/51 और इंटू 11/50 ये हो जाएगा, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 39/52, तो 39/52 और इंटू क्या हो जाएगा 39/52, A/E2 क्या है 12/51, 12/51 इंटू 12/50, यहाँ 13 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, नीचे यहाँ 52 है, 51 है, 50, यहाँ भी 52 51 50, 52 51 50। जैसे ही यहाँ कॉमन लोगे ना, कॉमन नीचे वाला केवल कॉमन लेना है, तो यहाँ कॉमन लोगे, यहाँ कॉमन लोगे तो डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा, या तो कॉमन नहीं लोगे तो याद करिए LCM दोनों का लोगे ना तो सेम चीज़ LCM आएगा नीचे और यहाँ भी कट जाएगा, तो जैसे ही कटेगा ना तो ऊपर में बचेगा 13 इंटू 12 इंटू 11 और बटे में यहाँ क्या बचेगा 13 इंटू 12 इंटू 11 और प्लस में इधर क्या बचेगा 39 इंटू 13 इंटू 12, ठीक है। अब देखिए फिर कुछ कॉमन लेके काट सकते हो, 13 और 12 यहाँ भी है, 13 12 यहाँ भी है, 13 12 यहाँ भी है, तो ये कॉमन जैसे लोगे 13 12 तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 11 और बटे में यहाँ क्या बचेगा 11 प्लस में यहाँ क्या बचेगा 39। ये कॉमन ले करके इधर कॉमन ले करके काट दिए, ठीक है 12 और 13, तो बचा 11/39 यानी 11/50, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो यहाँ पर दो तरीका था, या तो अभी हम कॉम्बिनेशन लगाते तो तुरंत बन जाता, लेकिन हम कॉम्बिनेशन नहीं लगाना चाह रहे थे इसलिए हम लोग उतना समय लगाएं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग LPP में मतलब क्या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। मिनिमाइज मतलब जेड बराबर दिया गया है फंक्शन, इस पर मिनिमाइज पूछ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट टू दिया गया इक्वेशन 3 गो एंड x, y ग्रेटर देन 0। तो याद रखिएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 ही इक्वेशन वाला पूछा जाएगा, ठीक है। एकदम 100% दावे के साथ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यानी पिछले 10-12 साल में कभी भी 3 इक्वेशन वाला पूछा नहीं गया। हाँ एक आध बार पूछा होगा लेकिन मेरे अंदाज से पूछा नहीं गया, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग याद रखिए कि 2 ही इक्वेशन वाला बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर केवल 3 इक्वेशन वाला दे दिया गया है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो दिया गया उसको सबसे पहले लिखते हैं मिनिमाइज, इस पर मिनिमाइज बताना है। मिनिमाइज जेड बराबर क्या, तो 20x और प्लस में क्या हो जाएगा 10y, ठीक है। और अगला सब्जेक्ट टू दिया गया, सब्जेक्ट टू
सब्जेक्ट टू एक्स प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40। अगला दिया गया क्या, तो 3x और प्लस में y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगला दिया गया है 4x और प्लस में 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, अगला दिया गया है x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर क्या चीज़, तो 4 मान लेते हैं क्या। अब क्या करना है, तो ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ द ग्राफ किसका, तो हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी, तो इस इक्वेशन का। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख दोगे क्या, नहीं गलत बात, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू का हम लोग ग्राफ नहीं जानते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 लेना है। तो याद रखिएगा ड्रॉ द ग्राफ जब करोगे तो इक्वल टू लेना है। ठीक है, अब तुरंत बक्सा बना लेंगे। हम लोग जानते हैं ग्राफ मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितना पॉइंट पता होना चाहिए, 2 पॉइंट पता होना चाहिए। क्लास 10th में सीखे ना जी। तो x यहाँ लिखेंगे, y x का मान 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगी, 2 इधर डिवाइड में, x 0 मतलब ये वाला खत्म, तो 2 इधर डिवाइड में आएगा तो क्या बचेगा 20। मतलब एक बार y 0 लेंगे तो y 0 लेंगे तो इसमें 0 रखेंगे तो खत्म। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ, मतलब ग्राफ का ड्रॉ करेंगे। तो इधर ऊपर ले लेते हैं, आप लोग वहाँ पर पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएगा, हम सीधा बात बोलते हैं आप लोगों को। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा y डैश, y डैश, ये क्या हो जाएगा x, तो इधर क्या हो जाएगा x डैश। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत थोड़ा नामरेग हम लोग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंतर लग रहा है 10-20 का आएगा क्या, तो यहाँ पर 10-10-20-20 ले लेते हैं। 10-20 1-2 करके लोगे ना तो 40 तक लिखते रह जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर देख लेना किस टाइप का यहाँ पर नंबर आ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अंतर लेना होता है। तो 10-20-30-40-50, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इधर लिखना है लेफ्ट साइड में, 20-30-40, क्योंकि जनरली जो आपका ग्राफ बनेगा वो इधर बनेगा, तो इधर नंबर लिखोगे तो यहाँ पर देखने में बढ़िया लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, तो लाइन ड्रॉ करिए, x0 और y 20, x0 और y 20, मतलब x0 मतलब x नहीं गया, केवल y गया है, तो केवल y ऊपर नहीं जाएगा जी। तो ये हो गया 0 और 20। अगला x40 y 0, मतलब x40 मतलब क्या, x40 गया है, y 0 मतलब y देने नहीं गया, मतलब खाली x40 मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, वहाँ पर पेंसिल से मिलाइएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राफ। तो यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करिए, अभी इस लाइन को पूछेंगे, इस लाइन को देखिए यहाँ पर लाइन क्या है, तो x प्लस यहाँ पर लिख देना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन 1 नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग इक्वेशन 1 का लाइन नहीं ड्रॉ किए हैं। इक्वेशन 1 में लेस देन इक्वल टू है, हम लोग लेस देन इक्वल टू का ग्राफ नहीं ड्रॉ किए हैं, इसलिए इक्वेशन 1 इसको नहीं लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये लिख दिए। अब इस लाइन को पूछेंगे, इस लाइन को पूछेंगे क्या, इस लाइन को पूछेंगे क्या तुम ओरिजिन की तरफ आना चाह रहे हो। तो अगर ओरिजिन का पॉइंट हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, अगर सेटिस्फाई कर गया तो मतलब ओरिजिन की तरफ आना चाह रहा है, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं आना चाह रहा है, मतलब पक्का है कि उधर जाना चाह रहा होगा। मतलब हम क्या करते हैं कि पुटिंग 0-0 इन इक्वेशन 1, मतलब 0-0 ले रहे हैं, पुट कर रहे हैं किस में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। मतलब इस लाइन को हम पूछ रहे हैं क्या तुम इधर आना चाह रहे हो ओरिजिन के तरफ, मतलब ओरिजिन का पॉइंट पुट किए, इसका मतलब क्या, इसको पूछ रहे हैं क्या तुम ओरिजिन की तरफ आना चाह रहे हो। अगर इधर वाला पॉइंट लेते तब तो मतलब इसको पूछते हैं क्या तुम इधर आना चाह रहे हो। अगर ट्रू बता देता मतलब इधर आना चाह रहा है, अगर फॉल्स बता देगा मतलब पक्का इधर नहीं जाना चाह रहा, मतलब इधर आना चाह रहा है। तो पुटिंग 0-0 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रखिए, तो एक्स है, तो एक्स मतलब क्या, चलिए लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40। अब इसमें रख दीजिए x का मान 0 प्लस 2 इंटू 0 और लेस देन इक्वल टू 40। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 40। क्या 0 छोटा होता है 40 से, तो हाँ होता है, मतलब ये ट्रू हो गया। मतलब हम क्या किए कि इक्वेशन 1 में, मतलब इक्वेशन 1 में पुट किए, मतलब इस इक्वेशन को पूछें क्या तुम ओरिजिन की तरफ आना चाह रहे हो, तो बोला कि हाँ ट्रू सेटिस्फाई करके मतलब ट्रू बोल रहा है, मतलब ये आना चाह रहा है। तो हल्का हल्का शेडो लगा देना है, क्या करना है, हल्का हल्का शेडो लगा देना होता है। ठीक है, हल्का हल्का शेडो लगा देना होता है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, तो अब अगला लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ, अगला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, किसका, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 का, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो फिर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितना पॉइंट पता होना चाहिए, 2 पॉइंट पता होना चाहिए।
तो यहाँ क्या लिख देते हैं x, यहाँ क्या लिख देते हैं y। x का मान रखिए 0, तो अगर x 0 रखोगे खत्म तो y का मान 30 हो जाएगा। फिर y का मान 0 रखिए, तो अगर y का मान 0 रखोगे तो खत्म हो जाएगा। तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 10। कोई दिक्कत है? थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, तो सही है यही क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x0 y30, x0 और y30 मतलब क्या है, x0 मतलब x नहीं गया, केवल y गया है, तो y गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये पॉइंट है क्या, लास्ट में हम लोग पॉइंट भी दर्शा देंगे, ये कौन पॉइंट है, तो 0,30, ठीक है। इस तरह से ये भी कोई कौन सा पॉइंट है, 0,20, ये सब लिख देना, ठीक है। एक वो पॉइंट है, तो 40,0, यही ना जी। अब अगला देखिए, x0 y30 यहाँ पर हो गया, और x10 y0 मतलब x10 गया है, y नहीं गया है, तो x10 y0 ये हो गया। अब इसको मिलाइए, तो हम यहाँ पर कैसे मिलाते हैं, तो हम बिना इंच का मिला रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को वहाँ किससे मिलाना है, तो इंच से मिलाना है, ठीक है। सीधा लाइन एकदम होना चाहिए। तो ये हो गया, तो इसका नाम दे देते हैं, कौन सा इक्वेशन है, 3x प्लस में y इज इक्वल टू 30। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आप फिर उसी तरह से इस इक्वेशन को पूछेंगे, कोई भी पॉइंट रख सकते हो आप। इधर का पॉइंट रखोगे, अगर ट्रू बता दिए मतलब उधर जाना चाह रहा है। इधर का पॉइंट रखोगे तो जनरली ओरिजिन रखा जाता है, इसलिए क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने में आसान होता है, ठीक है। तो पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन मतलब 2, दूसरा लाइन नहीं जी, ये दूसरा लाइन है, तो इसीलिए इस लाइन को पूछ रहे हैं, क्या तुम ओरिजिन की तरफ आना चाह रहे हो, मतलब ओरिजिन की तरफ वाला पॉइंट पुट किए, ये पॉइंट पुट किए, तो अगर इधर आना चाह रहा होगा मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए यहाँ पर दूसरा लाइन क्या है, 3x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो यहाँ पर देखिए रख दीजिए, तो 3 × 0 और प्लस में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होता है, नहीं होता है, मतलब फॉल्स, मतलब फॉल्स, यहाँ लिखना फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या, गलत। मतलब हम क्या इक्वेशन 2 को पूछें, इक्वेशन 2 यही है, इसको पूछें क्या तुम ओरिजिन की तरफ आना चाह रहे हो, तो बोला कि नहीं, फॉल्स। फॉल्स मतलब बोल रहा है कि नहीं हम इधर नहीं आएंगे, तो पक्का है कि उधर जाना चाह रहा होगा। तो इसमें इधर शेडो लगा देना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा शेडो लगा देना होता, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसी तरह से अगला लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस इक्वेशन का, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो याद रखना है यहाँ पर जब ड्रॉ द ग्राफ करोगे तो इक्वल टू नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हम लोग इक्वल टू का ग्राफ नहीं जानते हैं खींचने, जानते हैं मतलब इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू नहीं लेना है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का ग्राफ नहीं जानते हैं, केवल हम लोग इक्वल टू का ग्राफ खींचने जानते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ x यहाँ y, x का मान 0 रखिए, तो x खत्म, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 20, ठीक है। अब y 0 रखिए, तो अगर y 0 रखोगे ना, तो ये 4 इधर डिवाइड में आएगा, तो 15 × 60 मतलब x का मान 15, तो x का मान 0 y 20, x 0 y 20 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर x 0 y 20 ये वाला पॉइंट है। अगला x 15 और y 0, x 15 और y 0 मतलब क्या, x 15 y 0 यहाँ पर है, 15 10 20 के बीच में 15 होता है, तो ये हो गया पॉइंट, क्या हो गया, तो 15,0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसको मिलाइए, तो हम मिलाते हैं यहाँ पर, देखिएगा बढ़िया से, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इस लाइन को भी पूछेंगे क्या तुम ओरिजिन की तरफ आना चाह रहे हो या नहीं आना चाह रहे हो। अगर नहीं आना चाह रहा हो तो पक्का उधर जाना चाह रहा होगा, तो पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन किस में, तो 3 में, ठीक है। इन इक्वेशन 3 क्या है, 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पर रखते हैं 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो चलिए यहाँ पर रख दिए 0 0, तो 4 × 0 प्लस 3 × 0 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्या 0 बड़ा होता है 60 से, तो नहीं, फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या, बोले इस लाइन को, यही है, इसमें नाम दे देते हैं 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 60। इसको पूछें क्या तुम ओरिजिन की तरफ आना चाह रहे हो, मतलब ओरिजिन का पॉइंट पुट किए, तो बोल रहा है नहीं, फॉल्स। फॉल्स मतलब बोल रहा है कि इधर हम नहीं आना चाह रहे हैं, तो पक्का है कि उधर जाना चाह रहा होगा, पक्का है उधर जाना चाह रहा होगा, तो उधर शेडो लगा देना है। अगर इधर का पॉइंट पुट करते हैं तो इधर का भी आप पॉइंट पुट कर लीजिए। चलिए पुट करके दिखाते हैं, 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है ना, इधर का कोई भी पॉइंट ले लीजिए। चलिए इधर का पॉइंट मान लेते हैं 20 है इधर, और यहाँ पर क्या है 20, मतलब 20 इसमें पुट करिए, तो 20 पुट करोगे तो 20 चक 80 हो जाएगा, और प्लस में 20 पुट करोगे 20 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। देखिए यहाँ पर 140 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
60, क्या 140 बड़ा होता है 60 से? तो हाँ बड़ा होता है, मतलब इधर का लिए तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब इधर ही आना चाह रहा है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो जनरली 0 0 ही लेते हैं। अब आइए, अब ये तो हम लोग खींच लिए। अब अगला क्या बोल रहा है, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रख दीजिए, क्या रखिएगा, तो x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग पढ़े हैं, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद करिए क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होता है, x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x क्या होता है नेगेटिव, y क्या होता है पॉजिटिव, ये बात पढ़े हो। तो x और y 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए, अब चारों को देखते हुए हम लोग को काम करना है, चारों को देखते हुए एरिया, मतलब सब फिजिबल रीजन कहाँ बनेगा, मतलब चारों का कहना कहाँ है। देखिए ई इक्वेशन, ई लाइन क्या बोल रहा है, हम उधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, ये बोल रहा है हम उधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, मतलब ये बोल रहा है हम उधर जाने वाले हैं, उधर जाने वाले हैं, ठीक है, उधर जाने वाले हैं, ये बोल रहा है हम उधर जाने वाले हैं। लेकिन देखिए इस लाइन को देखिए, तो इसको किधर जाना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है। पक्का इधर नहीं आना चाह रहा, मतलब इधर फिजिबल रीजन बनने वाला नहीं है, क्योंकि इधर आना नहीं चाह रहा है। यहाँ पर देखिए तो ये भी आना चाह रहा है, ये भी जाना चाह रहा है, ये भी जाना चाह रहा है, मतलब ये हो गया फिजिबल रीजन। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये लाइन, ये जो है ये लाइन जो है वो उधर जाना चाह रहा है, इधर नहीं आना चाह रहा है, तो इसलिए ये फिजिबल नहीं होगा। फिजिबल ये होगा। अब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं जाएंगे। जैसे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, मतलब जो ओवरऑल फिजिबल रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिजिबल रीजन, ठीक है। तो इसको थोड़ा कलरिंग कर दे रहे हैं, कलर कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखा, अब इसको नाम दे देना है, ये तो वो हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, इसको ये दे देते हैं नाम, इसको बी दे देते हैं नाम, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको क्या देते हैं, ई दे देते हैं, इसको एफ दे देते हैं, और इसको क्या देते हैं, जी दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, या तो हैंस फिजिबल रीजन इज फिजिबल रीजन इज फिजिबल रीजन क्या है, तो फिजिबल रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर फिजिबल रीजन हम जहीं से स्टार्ट करना है वहीं तक लाके अंत करना है। जैसे सी डी ई, और यहाँ पर पॉइंट का नाम क्या दें, जी और सी, मतलब जहीं से स्टार्ट करोगे वहीं लाके छोड़ना है। जी डी ई, जी नहीं लिखना है, फिर सी भी लिखना है। क्यों, क्योंकि वैसा करने से वो फिजिबल क्लोज हो जाता है। जैसे लिखेंगे सी जी डी ई और फिर जी और फिर सी भी लिख देना है। क्यों, क्योंकि अभी बता रहे हैं सी जी नहीं होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सी डी ई जी इतना ही लिखोगे तो इसका मतलब इधर क्या हुआ, इधर खुला है, तो इधर खुला नहीं जी, तो फिर यहाँ सी भी लिख दोगे तो इसका मतलब ये क्लोज हो जाएगा पूरा। तो इसीलिए याद रखना है कि जहीं से स्टार्ट करोगे वहीं लाके छोड़ देना है। अब देखिए, अब याद रखिएगा, फिजिबल रीजन तो बन गया, फिजिबल रीजन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन जो जितना भी फिजिबल रीजन बना, मतलब यहाँ जितना फिजिबल रीजन बना ना, वो कहाँ कॉर्नर है, मतलब फिजिबल रीजन का हर एक कॉर्नर का आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अगर मिनिमाइज निकालना हो तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज अगर ऐसा निकालना हो तो फिजिबल रीजन का हर एक कॉर्नर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एक कॉर्नर हमको पता है 15,0, ये भी कॉर्नर हमको पता है, लेकिन ये कॉर्नर पता नहीं, ये कॉर्नर पता नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और कॉर्नर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अगर कॉर्नर दिया रहता तो अभी हम लोग मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकाल लेते हैं, लेकिन कॉर्नर चूँकि नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप कैसे निकालोगे, तो याद करिए, ये दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे, क्लास 10th में हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना, मान लीजिए x + 2y = 5 रहता था और 3x + 4y = 7 रहता था। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो x का मान आता था और y का मान आता था। तो वो क्या बोलता था कि x और y किस जगह पर पॉइंट करता है, मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता रहा था x और y का मान, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक बार क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो हम लोग वही चीज़ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग देखिए यहाँ पर कौन सा इक्वेशन है, ये वाला कौन सा इक्वेशन, 3x + y = 30, 3x + y = 30। और किसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिए इसको और एक इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इसका नाम क्या है, x + 2y = 40। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं x + 2y = 40, यही ना होगा जी, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको दोनों को सॉल्व करिए, तो सॉल्व तो होगा नहीं, तो कोफिशिएंट को सेम करना होगा, विलोपन विधि मतलब। तो चलिए यहाँ पर लगाए विलोपन, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या मानते हैं,
4 तो मान चुके हैं, तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं 2 से गुना, इसमें 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाए 3 2 6x प्लस में 2y इज इक्वल टू 30 को 2 से गुना करोगे 60, इसमें 1 से गुना करिए तो x प्लस में क्या हो जाएगा 2y और इज इक्वल टू 40। ठीक है, इसको क्या करना होता है, तो सॉल्व करना होता है, तो आप लोग को यहाँ पर सॉल्व करके हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, सॉल्व जैसे ही आप करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, साइन चेंज कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा तो 5x बचेगा इज इक्वल टू 60 में से 40 जाएगा तो 20 बचेगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, इधर डिवाइड में, तो 5 चक 20 मतलब 4 हो जाएगा क्या, तो x बराबर हम लोग का क्या आ गया, 4 आ गया। अब x का मान इस इक्वेशन दोनों में से किसी में एक में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। तो पुट x बराबर 4 इन इक्वेशन 5, तो इन इक्वेशन 5 में रख दीजिए। तो 3 इंटू एक्स की जगह 4 रखना है, प्लस में y बराबर 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर, एक्चुअल में हम नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप नहीं उतार पा रहे हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जा करके वहाँ से PDF को डाउनलोड करके निकलवाना चाहो तो निकाल सकते हो, एकदम फ्रेश में नोट्स भेज दिए। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस में 4 3 12 उधर जाएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 30 में से 12 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 30 में से 12 हो जाएगा तो बचेगा 18। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर पॉइंट, कौन सा पॉइंट आ गया, देयरफॉर यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट आया, कौन कौन इक्वेशन को सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 को, और एक इसको सॉल्व किए, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आया। तो देयरफॉर यहाँ पर सी लिखेंगे क्या, सी बराबर क्या आ गया, सी पॉइंट आया। सी पॉइंट क्या क्या आया, एक्स आया 4, पहले एक्स को लिखा जाता है बाद में वाई को, तो 4,18 आ गया सी पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट तो पता चल गया, लेकिन ये पॉइंट पता नहीं चला है, तो अब ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करते हैं इधर। अब क्या करेंगे, तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए 4x प्लस 3y बराबर 60, तो यहाँ पर रखते हैं सॉल्विंग, अगेन सॉल्विंग लिख सकते हो, सॉल्विंग 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, अगला क्या है 3x प्लस में y इज इक्वल टू 30। ठीक है, अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या 7, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, देखिए इसमें कोफिशिएंट इक्वल नहीं दिख रहा है, तो क्या करते हैं, इसमें 1 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं। चलिए गुना करिए, तो 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 60, इसमें गुना करिए तो 3 3 या 9y प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करोगे 9, तो 90 हो जाएगा। इसको क्या कर दिए, घटा दीजिए। ठीक है, तो साइन चेंज है तो खत्म हो जाएगा, तो 4 में से 9 जाएगा तो माइनस में 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 में से अच्छा यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 5x, कोई दिक्कत, माइनस में 5x इज इक्वल टू 60 में से 90 जाएगा तो माइनस में 30, माइनस माइनस विथ कैंसल, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 30/5 यानी 30/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6×5 = 30। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो देयरफॉर x बराबर 6। अब चूंकि x का मान 6 आ गया है तो अब इसमें इक्वेशन नंबर 7 में रख दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 6 में मतलब 7 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो पुट x बराबर 6 इन इक्वेशन 1, तो इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 7 ना 7 में रखिए। ठीक है, तो इक्वेशन 7 में रखिए, तो 4 इंटू में x का मान 6 रखोगे प्लस में 3y इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से 3y बराबर क्या हो जाएगा 60, और माइनस में 6 × 24 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर इसको घटा दीजिए, 60 में मतलब 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 तो 3, तो देयरफॉर यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 × 3 = 36, यानी y का मान कितना आ गया 12, तो देयरफॉर पॉइंट g आ गया, g पॉइंट आ गया क्या, x 6 y 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,12। ठीक है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, x 6 मतलब इधर 6 गया है और इधर गया है ऊपर 12, तो ये हो गया 6 और 12। तो चूंकि अब सारा पॉइंट निकल चुका है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक तरफ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, अगर इधर लिखेंगे z बराबर कितना दिया गया है, तो 20x प्लस में 10y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या करना होता है, तो देखिए इधर लिखना है फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट, तो फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट क्या क्या था, तो अभी हम यहाँ पर दिखाए थे ना जी, देखिए इसमें भी हम आपको दिखा देते हैं फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये सी अभी हम लोग निकाले, जी भी निकाले थे, और यहाँ पर क्या है तो 15,0, तो चलिए कुछ भी लिख सकते हैं, सी पॉइंट अभी हम लोग निकाल के लाए थे क्या क्या, तो 4,18 यही ना लाए थे जी, सी का मान मतलब सी का पॉइंट,
सी का पॉइंट लाए थे, अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम सी का पॉइंट क्या निकाले थे, 4,18 निकाले थे, तो यहीं पर रखना है। फिर जी पॉइंट निकाले थे, सी के बाद आता है डी, तो डी पॉइंट हम लोग को पता है कितना 40,0, तो यहाँ पर रखना है 40,0। उसी तरह से डी के बाद क्या होता है ई के बाद क्या है 15,0, मतलब ई का पॉइंट क्या है तो 15,0। ठीक है, अगला देखिए जी पॉइंट है, तो जी का क्या है 6,12, तो जी हो जाएगा क्या 6,12। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसमें क्या कर दीजिए, तो इसमें मान रख दीजिए, तो 20 इंटू में एक्स का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा 4, और प्लस में 10 इंटू वाई का मान कितना है 18। इसको जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्व किए, आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 260, तो हम यहाँ पर लिख के रखे हुए थे। उसी तरह से जेड का मान, अगला क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए ना जी, इसको सोल्यूशन क्यों हम यहाँ पर समय करेंगे, वैसे समय ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये वाला देख लीजिए, यहाँ से सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो लिखिएगा हैंस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 240 8 पॉइंट जी, यानी जी पॉइंट पर 6,12, मतलब मिनिमम वैल्यू कितना है 240, कब, जब पॉइंट जी रहेगा 6,12 तब। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। उम्मीद करते